चलिए, तो डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म हम्म, पहले एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड। एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड पे आते हैं। हम्म, हाँ, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने कर लिए थे। 10 के बाद बोलिए कुछ पूछना हो तो। 15 तक में कुछ पूछना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछना है। 19 के पहले कोई पूछना। 19 के पहले कुछ पूछना है बेटा। 18 पूछना है, ठीक है। 18 19 के अलावा कोई। ठीक। ठीक, चलिए ये देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो 15 तो एरिया है, सीधा सा एरिया है। सारी लाइनें करो अपन जानते हैं। एक तो लाइन है ये एक्स प्लस वाई बराबर 3, और आपको चाहिए एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 3, मतलब इस तरफ वाला पोर्शन होगा ओरिजिन के तरफ वाला, ये अपन जानते हैं। दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x एक पैराबोला होता है, ये भी अपन जानते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये एक पैराबोला होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay यह एक पैराबोला होगा, ठीक है। और इसमें आपको कौन सा चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल 0। तो आप देखो कोई सा पॉइंट है ये सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए, 0,3। तो 0,3 आप सीधे ये पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4y। तो 0,3 इस पे डालो बेटा। तो एक्स 0 y 3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका भी अंदर वाला पोर्शन है। और जो तीसरा है बेटा वो क्या है, y बराबर रूट एक्स वाला पोर्शन है ना। तो y बराबर रूट एक्स भी अपन जानते हैं, 1 प्लस रूट एक्स। तो ये 3 है तो ये 1 पे होगा, और 1 प्लस रूट एक्स है। अच्छा, ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4, वाई की जगह मैंने डाल दिया 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 2। तो एक्स बराबर 2 ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा एक्स बराबर 2, ये पॉइंट होगा एक्स बराबर 2। यहाँ ये एक्स बराबर 1 है। तो 1 से अगर हम जाएं तो 1 से रूट एक्स इस तरह का कुछ होगा, और क्या। और ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है। ये इस तरह का होगा, 1 के ऊपर ऊपर बनेगा ना, 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ। और इसका जो नेचर होगा वो भी इस तरफ वाला होगा। इसका जो नेचर होगा वो भी इस तरफ वाला होगा। तो जो रीजन बाउंडेड अपने से पूछी जा रही है ना, ये 1 प्लस रूट एक्स हो गया। तो जो रीजन बाउंडेड पूछी जा रही है वो आई थिंक ये वाली हो जाएगी, ये वाली रीजन हो जाएगी बाउंडेड। तो अब आप एक्स के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो भी आपको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, इधर और इधर। और वाई के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो भी 2 पार्ट में करना पड़ेगा, 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा। चाहे आप एक्स के रेस्पेक्ट में करें, चाहे आप वाई के रेस्पेक्ट में करें। ये तो हो गया आपका 15। 15 के बाद आ जाते हैं हम 18 पे। क्या है 18? तो आसान सा है बेटा, गोफ एक्स आपका कॉस एक्स हो जाएगा। एफ एक्स को अंदर डालना है ना, तो रूट एक्स डलेगा, तो गोफ एक्स तो आपका कॉस एक्स हो जाएगा। ये तो कर लेते बेटा, 18 कोई टफ सवाल नहीं है। और अल्फा बीटा इसके रूट है, तो उससे रूट निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू से अल्फा बीटा निकल जाएंगे, पाई/2 और पाई/4। तो ये हो जाएगा है ना। अल्फा बीटा आप उससे निकाल लो, वो जो क्वाड्रेटिक दे रखी है उसके फैक्टर करके या सीधा चार्ज लगा के जो एक्स की 2 वैल्यू आएगी वो आपके रूट हो जाएंगे अल्फा बीटा, ठीक है।
क्लियर है बात? चलो, फिर एक कौन सा पूछा इसके बाद? ये हो गया 18, हो गया 15, हो गया। इसके बाद आइए कौन सा है? 22, है ना? चलिए ठीक है। 19 भी एक है, चलिए 19 में देखते हैं क्या है। 19 तो बेटा जनरल नॉलेज का सवाल है। 19 तो क्या है, उसने बस वैसे ही पूछ लिया। 19 तो ये है कि अपन ये तो जानते ही हैं कि भाई ये जो कर्व है इसका ग्राफ मैं जानता हूँ, ए टू बी है ये x4 - 2x² है। तो अगर आप इस कर्व को बनाने की कोशिश करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी 4 डिग्री की। इसके रूट होंगे 0 +- -√2 और √2। तो ये बाउंडेड एरिया आएगा। अब अपन ये जानते हैं बेटा कि जो एक्स एक्सिस के नीचे इंटीग्रेशन होता है, एरिया तो पॉजिटिव रहेगा। एक्स एक्सिस के नीचे का जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला इंटीग्रेशन पॉजिटिव आता है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव होगी। अब ये कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये आई जो है ये मिनिमम है। तो मिनिमम कब आएगा? जब ये पूरा पोर्शन ले लेंगे -√2 से √2। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। आप समझो, अगर आप यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एरिया मिनिमम तो आएगा, लेकिन नेगेटिव तो आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। पूरा नेगेटिव एरिया चाहिए तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट है, -√2 से √2 बस। -√2 से √2 इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन का एरिया रहेगा वो सबसे ज्यादा कम रहेगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा कम इसी से है। तो बस -√2 से √2 करना है। यही क्वेश्चन नंबर 19 था, है ना? उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। हाँ, किसी से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। नहीं तो आपको इससे समझ में आना चाहिए ना कि भाई अगर आप ये निकालोगे तो इतना मिनिमम थोड़ी ना आएगा, ये निकालोगे तो सबसे ज्यादा आएगा बस, है ना? 21 में तो वो जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें प्रॉपर्टी 5 लगा दो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको 21 को। और वो जो f(x+1) वाला है उसमें प्रॉपर्टी 6 लगा दो, x+1 वाले में प्रॉपर्टी 6 लगा दो। तो फिर उसको fx लिख देना, बाद में ऐड हो जाएगा। दो पार्ट में अलग अलग कर लो 21 में। और वो जो पीछे वाला पार्ट बनेगा f(x+1) वाला, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देना। तो फिर ऊपर जो फंक्शन दे रखा है उसका इस्तेमाल हो जाएगा, है ना? क्लियर है 21 जो मैंने बोला? 21 क्लियर हो गया जो मैंने बोला कि वो जो पीछे पार्ट वाला है f(x+1), उस f(x+1) वाले को अलग कर लो, बाकी को अलग कर लो। और f(x+1) वाले में प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देंगे। तो ऊपर जो दे रखा है उसका इस्तेमाल हो जाएगा, फिर वो ऐड हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 22 तो बन जाएगा ना, दो पैराबोला है वो तो। 22 तो आता है। अभिषेक मीन, अरे बेटा अभिषेक 22 तो आसान है। अगर 22 भी नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे फिर बताओ? उसमें तो कोई लैंग्वेज भी खराब सी नहीं है। ये दो पैराबोला बनाने हैं, ये तो पैराबोला बनाते बनाते ही मेरे ख्याल से कई बार कोनिक सेक्शन में बहुत बार बना लिए होंगे पैराबोला। एक ये वाला पैराबोला है, ये .00 होता है, ये पॉइंट a, होता है, ये कॉर्ड दे रखी है, ये x = 20 को डिवाइड कर रहा है। ये एरिया हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। ऊपर वाला फंक्शन क्या होगा, x² = ay, और ये क्या हो जाएगा, y² = ax। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो 0 से a, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, ये पूरा एरिया पता लग जाएगा। x = b वाली लाइन हाफ कर दिए, ये तो आसानी से हो जाएगा, ये नहीं। चलिए, और कोई इसमें? बाकी तो हो गया सब। 3 पार्ट फर्स्ट में आए, बाकी हो गया। देखो आप समझो, सवाल उसने सारे आसान दिए हैं, है ना? अब मेहनत कम ज्यादा करवा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अब आपने देखा, जितने भी एरिया अंडर द कर्व के ग्राफ दिए हैं उसमें सारे उसने नॉन कर्व दिए हैं। ठीक है, किसी में 2-3 कर्व दे दिए, किसी में एक दे दिया, पर नॉन कर्व दिए हैं सारे, कहीं ना कहीं आसान, जो बच्चा बना सके। चलो, अब 3 पार्ट फर्स्ट में आ जाते हैं। इसमें अपन ने 16 तक कर लिए थे, है ना? 16 तक कर लिए थे। चलो अब इसमें बताओ क्या करना है। 16 के बाद आगे बोलो क्या क्या है। 16 के बाद हम्म, एक तो बच्चा पूछ रहा है 17 का पी। अरे 17 का पी तो आसान है बेटा, सेकेंड डिग्री का पोलिनोमल लेट करना है। तो एफ एक्स को लेट कर लो, a² + bx।
है ना। तो अगर 17 के पी की बात करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक लेट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह जीरो ले लो क्योंकि एफ ऑफ सी उसने दिया है। अगर तुम 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स को 1 करोगे तो इससे एक रिलेशन आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 6। बस अब इससे दो ही सॉल्यूशन आएंगे। अगर आप 3,0 और 0,2, 3,0 और 0, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, 3,0 और 0,2 दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेवनटीन के क्यू में तो उसको वो लिख लो ना, √2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखते हैं ना, उससे वो फंक्शन बन जाएगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखने वाला, है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़े। देखो 19 में तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। 9x प्लस 3 tan 1x को कितना ले लेंगे, t, है ना। इसके बाद 20 में आए तो 20 लिमिट का सवाल है बेटा, है तो सीधा सा 20 किसका सवाल है, लिमिट का, है ना। लिमिट लगाओ बस आ जाएगा इसका। तो 20 में क्या करना है, लिमिट देखो, आपको जो चीज सबसे पहचान में आती है ना वही लिमिट है ना। ये है आपका। अब आपको देखो, अगर आप ये 0/0 फॉर्म बन गई बस। अब आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं लग रहा 0/0 फॉर्म बनने, पता लग रहा है ना। देखो एफ एक्स उसने क्या दिया है, आपने देखा ही नहीं एफ एक्स क्या दिया, उसने दिया -1 से x एफ टी डी टी दिया है। देखो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स उसने -1 से 1 एफ टी डी टी। तो अगर आप एफ ऑफ 1 की बात करोगे तो ये -1 से 1 एफ टी डी टी होगा, और एफ टी उसने ऑड दे रखा है तो 0 होगा। एफ टी ऑड दे रखा है तो कितना होगा, 0 होगा। एफ टी ऑड दे रखा है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं ये 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म बनती है तो क्या लगाते हैं, एल एच रूल लगाते हैं बस। बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ रखे हैं बेटा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किसी में कैलकुलेशन कम करवा रखी है, किसी में कैलकुलेशन ज्यादा करा रखी है। अब ये जो एफ डैश और जी डैश है ये आपको लेबनीज से निकालना पड़ेगा। एफ डैश और जी डैश है लेबनीज से निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर आप एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा तो बस। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जी एक्स कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ये 1/14 दे रखा है बेटा, बस हो गया। ये आपका एफ ऑफ 1 हो गया, ये एक्स हो गया, एफ ऑफ 1 हो गया, तो ये एफ ऑफ 1 हाफ है बेटा, तो एफ ऑफ हाफ हो गया। एक्स की जगह आपने अगेन 1 डाल दिया। एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है, हाफ। एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है, हाफ है। हाफ बराबर एफ ऑफ हाफ बराबर 1/14, तो एफ ऑफ हाफ बराबर 7 आ गया। बहुत सीधा सवाल है। एक्स की जगह 1 डाल दिया तो ये एफ ऑफ हाफ बन गया, ये एफ ऑफ 1 वैल्यू डाल दिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 22 पे आते हैं पहले। 22 तो देखिए, फिर एक देखो सवाल तो बहुत ज्यादा, देखो जितने भी कॉन्सेप्ट एडवांस में पूछे ना वो सब आपको देखे देखे लगेंगे, क्योंकि वो बहुत फालतू कॉन्सेप्ट पूछता ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट पूछता है बिल्कुल रिलेटिव कॉन्सेप्ट पूछता है। अब जैसे एफ डैश एक्स इसने दे दिया, कितना दे दिया बेटा, 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन 4 पाई एक्स। अच्छा एक्स के बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है हाफ के बाद, एक्स के बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हाफ टू 1 बता रखा है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की बात कर रहा है वो हाफ टू 1 में बात कर रहा है। तो एक तो आप एफ डैश हाफ निकाल लो बेटा, तो एफ डैश हाफ कितना होगा, 192 1/8
2+1, तो आई थिंक 8 आ जाएगा ये। एक आप एफ डैश वन भी निकाल लो बेटा। एफ डैश वन 192 1 अपॉन 2+0, तो 96 हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एफ डैश एक्स होगा कहीं ना कहीं 8 से 96 के बीच में होगा। यस और नो बोले एक बार। एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं 8 से 96 के बीच में होगा। यस और नो बोलो बेटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों वैल्यू निकाल ली, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अब देखो, अब इस एफ डैश एक्स को मैं एल एम बी टी से, इस एफ डैश एक्स को मैं एल एम बी टी से ऐसे लिख सकता हूँ। एफ ऑफ हाफ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एफ ऑफ हाफ जीरो दे रखा है। एफ ऑफ हाफ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एफ ऑफ हाफ जीरो दे रखा है। तो 8x माइनस हाफ लेस देन है एफ एक्स लेस देन है 96 एक्स माइनस हाफ। बस हो गया बेटा काम अपना, बस सवाल खत्म। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ हाफ टू वन 8x माइनस हाफ डी एक्स लेस देन है हाफ से वन एफ एक्स डी एक्स लेस देन है कितना, हाफ से वन 96 एक्स माइनस हाफ डी एक्स। इसकी वैल्यू निकालना बेटा 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालना शायद 12 आ जाएगी। ये स्मॉल एम हो गया बेटा और ये कैपिटल में एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी, एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ट्वेंटी थ्री 23 में ये क्या पूछा, ये लिख के डन बोलिए पहले। ये लिखा कि नहीं लिखा है तो मैं रफ कर दो, आपने लिखा ही नहीं हूँ। चलिए अब देखिए 23 में क्या है। अच्छा ये तो ऑप्शन, जैसे आपने ए बराबर, ए ऑप्शन आपको देखना है। आपने ए बराबर 2 ले लिया तो ये 0 to 4 पाई हो जाएगा। ई की पावर टी कितना हो जाएगा, sin 6 टू टी प्लस cos 4 टू टी इंटू डी टी अपॉन 0 to पाई कितना हो जाएगा, sin 6 टू टी cos 4 टी टी, ऐसा वो तो सेम है ना। ई की पावर टी sin 6 टू टी प्लस cos 4 टू टी। अब एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, वैसे तो क्या है कि ये उसका सवाल बनना चाहिए था, किसका, पीरियोडिसिटी का। अगर देखो, अगर ये ई की पावर टी नहीं होता, ई की पावर टी नहीं होता तो ये पीरियोडिक होता। इसका पीरियड कितना होता है, पाई। तो पाई ये होता तो ये 4 आगे आ जाता, 0 to पाई हो जाता, दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर कितना आ जाता, 4। यस और नो। लेकिन चूंकि एडवांस वाले का सवाल है तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। अब दिमाग क्या लगा दिया कि उसने ई की पावर टी डाल दिया। अब ई की पावर टी डालते ही ये नॉन पीरियोडिक हो गया। ई की पावर टी डालते ही नॉन पीरियोडिक हो गया। तो अब नॉन पीरियोडिक हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको ब्रेक करेंगे, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई और 3 पाई से 4 पाई, है ना। इसको ब्रेक करेंगे और आप इसको समझ लें कि ये आई लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, आई पी, कुछ भी समझ लें इंटीग्रेशन। अब क्या है कि जैसे ही 4 पार्ट में ब्रेक होगा आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जैसे इसमें एक्स के लिए एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 3 पाई, एक्स प्लस 4 पाई। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा बेटा आपको। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे ये आपका आई बन ही जाएगा। आई दिख ही रहा है तो 0 से पाई। जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ये ई की पावर पाई के बाद आई बन जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे 2 पाई और फिर आई बन जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो 3 पाई और फिर आई बन जाएगा। तो आई तो आपका कॉमन आके कैंसिल हो ही जाएगा। ये एक जीपी बन जाएगी जिसका सम आंसर में दे रखा है बेटा। ये एक जीपी है जिसका सम आंसर में दे रखा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई पूरी कहानी। तो आप जैसे इसको ब्रेक करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये चारों आई आई में बदल जाएंगे और ये हट जाएगा साथ साथ, तो वो कॉमन आके आंसर दे देगा। कर लोगे ना, फिल इन द ब्लैंक्स बचा है, समझ में आ गई ना पूरी कहानी। ये सब्स्टिट्यूशन लगा के कंप्लीट कर लोगे इसको, यस नो बोल रहे एक बार।
कौन सा सब्स्टिट्यूशन? अरे बेटा जैसे यहाँ पे आपके पास e की पावर t होगा, तो t को या तो x प्लस पाई या x माइनस पाई लिखना पड़ेगा, ताकि लिमिट आपको 0 से पाई बनानी है बस। या तो x की जगह ये रखेंगे ना, तो या तो t की जगह x प्लस पाई या x माइनस पाई, एक ही कोई सब्स्टिट्यूशन लगेगा जिससे लिमिट 0 से पाई बन जाए। तो या तो x प्लस पाई या माइनस पाई, बस 0 से पाई सब्स्टिट्यूशन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन? भाई लिमिट आपको 0 टू पाई बनानी है, बस वही सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24 25 तो दोनों आसान है। 25 में दोनों का बाय पार्ट्स लगाएंगे, दोनों के आंसर आ जाएंगे, है ना। बाय पार्ट्स आ रही है, मैं अच्छे से याद करा चुका हूँ। जब भी डेरिवेटिव अंदर आ जाए हमेशा क्या लगा देंगे? बाय पार्ट। डेरिवेटिव अंदर आ जाए हमेशा क्या लगा देंगे? बाय पार्ट्स लगा के हो जाता है फटाफट, है ना? चलो और क्या पूछना है वो बताइए, और आगे बढ़ते हैं। 27, ठीक है, चलिए 27 में ये क्या है? चलिए 27 में क्या है, देखो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला है ना। आपने को पता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं? ग्राफ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस ग्राफ बनाना है। एक तो इसका ग्राफ बनाना है और एक इसका ग्राफ बनाना है। इसको आप एफ एक्स समझ लीजिए, इसको आप जी एक्स समझ लीजिए। तो इसका ग्राफ तो आप बना ही लेंगे, बस इसका ग्राफ बनाना है। तो अब अगर आपको इसका ग्राफ, ये अननोन फंक्शन है, ये तो नोन है, ये अननोन है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अच्छा लेबनीज दे दिया तो इसके लिए भी ज्यादा परेशानी का सबब नहीं, अगर लेबनीज नहीं देता तो दिक्कत थी। एफ डैश एक्स निकाल लो बेटा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर 1 + x4 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा ये, बस काम खत्म हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन है और 0 पे 0 आ रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन है और 0 पे 0 आ रहा है। अब एक चीज जो इसमें दिक्कत देगी वो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक चीज जो मैं एक मार्कर लाता हूँ, कौन है? अब समझो। अब यहाँ देखो, और ये तो आप जानते ही हो 2x-1, तो 2x-1 0 पे कितना होगा? -1, और 1 पे कितना होगा? 1। 1 पे कितना होगा? 1। ये लाइन बन गई बेटा, ये हो गया y बराबर 2x-1। अब आपको इस कर्व का ग्राफ बनाना है। अब बस यहीं पे वो कृष्ण खेल बनाने वाला कलाकारी कर गया कि उसको पता है ये ग्राफ बनाओगे आप, 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। अब यहाँ से आपको इंक्रीजिंग ग्राफ ले जाना है। अब क्या होगा कि जो बच्चा इसके इंक्रीजिंग को ऐसे ले जाएगा उसका गलत हो जाएगा। आपको इंक्रीजिंग में ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है। जैसे 0 पे तो 0 है, और आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो अब आप मैक्सिमम वैल्यू का आइडिया कैसे लेंगे वो समझिए। यहाँ वो थोड़ा सा एस्टिमेशन काम में ले गया। एस्टिमेशन कैसे काम में ले गया कि भाई ये जो इंटीग्रेशन है, समझना मेरी बात को, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? लेस देन इक्वल वो हो जाएगा t² dt। यस और नो बोलें, ये इंटीग्रेशन इससे छोटा होगा? बोलो भाई। t² का इंटीग्रेशन, अरे यार डिनोमिनेटर नहीं होगा तो बड़ा ही तो होगा। अरे भाई t² को 1 + t4 से डिवाइड कर रहे हो या डिवाइड नहीं कर रहे हो तो बड़ा ही तो होगा यार, ऑब्वियसली बड़ा होगा। कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो भाई डिवाइड करूंगा इससे तो क्वांटिटी छोटी होगी ना। तो 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो क्वांटिटी छोटी होगी, कॉमन सेंस। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x³ / 3। और अगर आप 1 पे वैल्यू देखोगे तो 1/3। तो आप ये समझो कि ये 1/3 तक इंक्रीज करेगा। इंक्रीज तो करेगा पर इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी? 1/3 के आसपास जाएगी। और इंक्रीज करके अगर 1/3 तक जाएगा तो एक
एक वैल्यू कैसे भी जाएगा इंक्रीज करके 1/3, बस 1/3 से बड़ी तो जाएगी नहीं, तो एक जगह कट करेगा इंक्रीजिंग करके। तो ये अब इतना सा तो देगा वो, थोड़ा बहुत तो वो भी खिलाड़ी है, ऐसे थोड़ी ना सवाल दे देगा। तो वो क्या है कि बस आपको ये दिख रहा है इंक्रीजिंग है, जीरो पे जीरो है, तो आपको देखना है ऊपर कहाँ तक जाएगा। तो वो आप कोई सा भी आइडिया ले लो। तो मैंने जरा सा आइडिया एस्टिमेशन से ले लिया, किसी से भी ले सकते हैं आइडिया। चलो और बोलो। अब ऐसा नहीं है, अच्छा था, अब देखो जैसे ये 28 तो बिल्कुल ही आसान पूछ लिया उसने, है ना। चलो इसके अलावा और क्या बताना है, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। 29 तो आसानी तो है बेटा, दो कर्व भी तो बनाने हैं, 29 में क्या दिक्कत आ गई। 29 तो बन जाना चाहिए। देखो अब कर्व है, एडवांस वाला है, कर्व तो नोन ही है ना, 29 अननोन कर्व थोड़ी ना है। मुझे बताओ 29 अननोन कर्व थोड़ी ना है। देखो थोड़ा बहुत तो आपको बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है ना। अब जैसे कुछ बच्चे ने, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे ही सवाल पूछ लिए, एक भी सवाल नहीं छोड़ा, है ना। तो ऐसे सारे पूछ लो, मुझे दिक्कत नहीं, पर अगर ऐसे सारे पूछ रहे हो तो तुमने क्या एफर्ट्स लगाया यार। मैं सारे बता दूंगा, पर फिर ऐसे थोड़ी ना, एक आध दो अपनी तरफ से भी तो करने की कोशिश करो भाई। तो नहीं देखा। अनुनांशु पॉल, क्या नाम है ये। ये देखो, अब देखो एक बच्चा है, सारे साल पूछो, एक बच्चा कितना टैलेंटेड है हमारे बीच में। एक बच्चा इतना टैलेंटेड है कि उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि सर आज आपका फेस कुछ अलग लग रहा है, कैमरा चेंज हो गया क्या। तुम तो ये बताओ कि अभी तक जो तुम्हें क्वालिटी कैमरे की नजर आ रही थी और अब जो कैमरे की क्वालिटी नजर आ रही है, क्या उसमें अंतर है। आज जो कैमरे की क्वालिटी आ रही है वो पिछले कैमरे की क्वालिटी से थोड़ी सी इंप्रूव है कि बराबर है, थोड़ी कम है, ये बताओ। बेटर है ना, पहले जो कैमरे की क्वालिटी थी उससे बेटर है। ठीक है बस, पहले से बेटर थी ना, बस ठीक है। चलिए सर, अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ तो मैं पहले, तो एक बच्चे ने 29 पूछा था, हालांकि इसने तो सारे ही सवाल पूछ लिए, पर फिर भी कोई बात नहीं। भाई आपको ये दे रखा है y ग्रेटर देन इक्वल है अंडर रूट मोड एक्स प्लस थ्री। अब ये कोई ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर्व नहीं है, और एक क्या है, ये है 5 पाई लेस देन एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल है 50। तो अगर मैं इस कर्व की बात जाऊं तो ऑब्वियसली मैं इसको स्क्वायर करके देख लूँ, मोड एक्स प्लस 3 होगा। तो अब इससे दो ऑप्शन बनेंगे ना बेटा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है एक्स प्लस 3, अगर x -3 से बड़ा है, और अगर x -3 से छोटा है तो ये वाई स्क्वायर बराबर -x+3 बनेगा। इनिक्वलिटी वाला पोर्शन अलग है, वो हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये एक तरह से वाई स्क्वायर बराबर x+3 है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर x+3 एक शिफ्टेड पैराबोला ही तो होगा, जो 3 पे बन जाएगा -3 पे। अब ये प्लस वाला है, वाई स्क्वायर बराबर प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो ये इस तरफ बनेगा, माइनस वाला है तो ये इस तरफ बनेगा। ये तो दो पार्ट पोर्शन बनेंगे पैराबोला। अब इसको भी हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं लाइन होती है ना, हमने पढ़ भी रखा है कि इसके दो पार्ट होते हैं, ये और ये होता है। अब इसका मतलब ये लाइन होगी, इस लाइन का पोर्शन वोर्शन देख लेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन होगी। ये वाला पोर्शन को माना जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर ये लाइन नीचे का, और ऊपर लाइन नीचे का, इस तरह बन जाएगा। इसी तरह तो अब वो बनाना तो पड़ेगा। अब देखो एडवांस वाला है तो आपको एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब थोड़ी ना इंटीग्रेट करवाएगा, अंडर रूट वगैरह इंटीग्रेट करवाएगा, थोड़ा उसको भी अपना देख के चलना पड़ता है। क्लियर है 29 ये, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, वो उसने लेंदी सवाल दिया है, टफ नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 जो उसने दिया है वो लेंदी सवाल है। मैं हमेशा तुम्हें इस बात के लिए कहता हूँ कि आईआईटी वाला कभी भी टफ सवाल नहीं पूछता, टफ नहीं पूछता है, चीजें आसान पूछता है। अब वो अलग बात है कि वो उसको भारी भरकम बनाता है, वो तो बनाएगा, उसका नेचर है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई वो खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है जो उसमें लगा दिया और वो थोड़ा वो नहीं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अभी, अब तुम्हें पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है तुम्हें कि ये किसका सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ये समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पहचान में आता है कि नहीं आता, आता है। अच्छा, जब वो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि जिसको आप देखते ही पहचान दो, अच्छा फिर ये भी पहचान में आ रहा है कि लॉग लेके करेंगे, क्योंकि पावर में 1/n है, कई बार मैं कह चुका हूँ पावर है तो लॉग लेके करना पड़ेगा, तो लॉग लेना है, ये भी नजर आ रहा है, बस और क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या देगा। अब कैलकुलेशन तो कई बार लेंथ भी देगा, कई बार आसान देगा, वो उसका मैटर है, लेकिन चीजें टफ नहीं है। अभी आपने, मेरे ख्याल से अपन ने 30 तक सवाल किए, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें उसने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट लगा दिया हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं। लगभग लगभग नॉन से कॉन्सेप्ट वो लगाता है। और आपने देखो एरिया अंडर कर्व का कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं दिया जो तुम नहीं जानते हो, जैसा अपन ने तो वो अननोन फंक्शन के ग्राफ भी बनाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं दिया वो, तो वो हमेशा नॉन कर्व देता है। ठीक है, कर्व 2 की जगह 3 दे देगा, 4 दे देगा, बट नॉन कर्व देगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आगे बढ़े, तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, हम लॉग तो ले ही लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग तो लिख दूं मैं, लॉग लेंगे तो ln एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x बाय n, ये आगे आ जाएगा ln। अब तुम देखो एक चीज तो इसमें n अपॉन फैक्टोरियल n है, एक तो ये चीज है ना, फिर एक ये है x प्लस n बाई 2 से लेके x प्लस n बाई n, और एक ये चीज है बेटा, कौन सी है चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। इंटू में अब आप देखो ये समेशन में साफ साफ तो नजर आ रहा है, इसको भी अपन ने याद है, इसको भी अपन ने ऐसे ब्रेक कर रखा है, n/1 n/2 n/3 से लेके n/n, अपने क्लास नोट्स में ब्रेक कर रखा है इसको, अगर तुम्हें याद हो। तो अब देखो ये प्रोडक्ट वाले सारे प्लस में आएंगे, डिवीजन वाले माइनस में आएंगे। तो अगर आप इसको समेशन में लिखोगे तो देखो समेशन में ये सारे प्रोडक्ट वाले प्लस में आ जाएंगे और डिवीजन वाले माइनस में आ जाएंगे। तो ये x बाय एन तो है ही सही, समेशन क्या बनेगा, r इक्वल टू 1 to n। अब देखो एक तो ये प्रोडक्ट वाले हैं तो ये प्लस में आएगा तो ln n बाय r हो जाएगा, ये प्रोडक्ट वाले भी प्लस में है तो ln x प्लस n अपॉन r हो जाएगा, और ये डिवीजन वाले माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ln x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर r स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये और नो बोलो इस स्टेप पे, ये स्टेप समझ में आती है कि नहीं आती है, एक बार यस और नो बोलें इस पे। वो एक ही बात है, अभी वो भी मल्टीप्लाई होगा, सब वही चीज बनेगी, है ना। अब लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल की भी प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल की भी प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसमें मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n अपॉन आर, एक्स प्लस एन अपॉन आर, और एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सवाल की प्रॉब्लम ये है कि ये n बाय आर बन रहा है, और हम फंक्शन किसका बनाते हैं, r बाय n का, अपन तो r बाय n का बनाते हैं ना, ये n बाय आर बन रहा है, तो कोई बात नहीं, कॉमन लेके r बाय n बना लो। तो इसको हमें पहले r बाय n बनाना पड़ेगा। अब इतना थोड़ा बहुत उसने क्या लेंदी दे दिया इस सवाल को, बाकी तो ऐसे है। तो अब इसको r बाय n कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ये n बाय आर बाहर आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई, तो x n बाय आर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, आर बाय एन आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये समेशन किसमें बदल जाएगा वो देख लो, ln एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x तो है ही सही, 0 to 1 हो जाएगा, ln x t प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। टी मैंने इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि एक्स ऑलरेडी इसने दे रखा था, तो इसने ऑलरेडी एक्स दे रखा था, तो मैंने क्या लिख दिया टी। यहाँ तक क्लियर हो तो डन बोलो, मैं इसको रफ भी कर दूंगा नीचे के को। तो यहाँ तक का लिख लो, फिर इसको मैं इसको हटा देता हूँ। लिखिए क्या बेटा, डन बोले यहाँ तक का, मैं रफ करके आगे बढ़ूंगा, डन बोले। हाँ, अब इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मुझे नजर आ रहा है आसान सा, कि मैं एक्स टी को कितना लेट कर दूं, वाई लेट कर दूं। तो एल एन एफ एक्स, अच्छा देखो एक्स टी को वाई पुट कर दूंगा तो एक्स डी टी, वेरिएबल टी है बेटा तो ये डी वाई हो जाएगा। ये एक्स तो इसमें चला जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा एल एन वन प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अब वो आसान सी होगी। तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस, ये फंक्शन हो जाएगा। अब देखो इसके बाद उसने ऑप्शन भी बड़े कलाकारी से लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन हो गया आंसर आ गया। अभी इसके बाद भी उसने छोटे छोटे, मतलब वो जब सवाल बनाता है ना एडवांस वाला, तो बेसिकली क्या देखता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई नया सा कुछ बना, नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोई दुनिया जहान का नहीं पूछता है। अब आप समझो, ये उसने पूछा गया। अब लेकिन देखो उसने कहीं ना कहीं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज किया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब आप समझो इसकी जो वैल्यू होगी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, ये जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी वो समझो। अब आप देखो एक्स, अगर अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स जीरो से वन है, एक्स जीरो से वन है, तो अगर एक्स जीरो से वन होगी तो ये क्वांटिटी छोटी होगी ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, क्योंकि अगर एक्स जीरो से वन है तो स्क्वायर करने से और कम होगा, कम होगा तो ये क्वांटिटी छोटी ये क्वांटिटी बड़ी रहेगी, और ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो अंदर वाली क्वांटिटी वन से बड़ी तो एल एन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स जीरो से वन। और अगर एक्स वन से बड़ा है बेटा, अगर एक्स वन से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी, ये छोटी, तो ये वन से छोटा रहेगा। वन से छोटे के लिए लॉग क्या होता है, इससे भी और आगे, इससे भी उसका मन नहीं भरा, इससे भी मन नहीं भरा, तो उसने ये कहा कि एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है। कहाँ से नजर आ रहा है एफ एक्स पॉजिटिव है, शुरुआत में सवाल से ही नजर आ रहा है एफ एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि एफ एक्स जो दे रखा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी टर्म दे रखी है जो पॉजिटिव है। उस टर्म में आपको एक्स दे रखा है पॉजिटिव है, एन इनफाइनाइट है पॉजिटिव, तो वो जो टर्म दे रखी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव। और अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, कब, जब एक्स जीरो टू वन है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कब, जब एक्स वन से बड़ा है। आप ऐसे भी इसको लिख। अब आपको ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको इसका नेचर पता लग गया, एफ डैश एक्स का नेचर पता लग गया, फिर ऑप्शन से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे वन बाई टू से वन, तो वन बाई टू से वन में तो आप वन बाई टू से वन के लिए, तो वन से छोटे के लिए, वन से छोटे के लिए तो फंक्शन क्या होगा, ये एफ डैश एक्स, एफ एक्स, तो एफ एक्स के बारे में बता। तो एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीज है। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, एम डी। और यहाँ पॉजिटिव है, मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, एम आई। सही लिखा मैंने, एक बार चेक कर ले।
तो देखो अब एम आई होगा और एम डी होगा। चेक कर लेना एक बार यार, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया? हाँ मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया। एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो ये तुम्हारा एम आई हो जाएगा इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में एम डी हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है भाई, ये आपका पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया 0 to 1 में, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया 1 से बड़े के लिए। तो 1 से बड़े के लिए एम डी, 1 से छोटे के लिए एम आई। तो अब एम आई एम डी से निकाल लेंगे कि जैसे 1/2 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटे के लिए क्या है एम आई एम डी। ये 1/3 2/3, तो देखो 2/3 1/3 से बड़ा होता है, लेकिन ये देखेंगे कि अगर 2/3 1/3 से बड़ा है तो एफ ऑफ 2/3 भी एफ ऑफ 1/3 से बड़ा होगा। अगर 2/3 1/3 से बड़ा है तो एफ ऑफ 2/3 भी एफ ऑफ 1/3 से बड़ा होगा। देखो बी ऑप्शन में ये दे रखा है, यस और नो बोले बेटा। अगर 2/3 1/3 से बड़ा है, 2/3 क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में आते हैं 2/3 1/3, तो अगर 2/3 1/3 से बड़ा है तो एफ ऑफ 2/3 भी एफ ऑफ 1/3 से बड़ा होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है एफ डैश टू नेगेटिव, बिल्कुल। अगर एक्स 1 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक्स 1 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हो गया हो तो डन बोलिए बेटा। हाँ बिल्कुल, सवाल में बुराई नहीं है बेटा, सवाल अच्छे होते हैं, सवाल सारे अच्छे हैं। अब लेकिन वो है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ना, वो है। चलिए, तो अब अगली क्लास में अपन ये 2 पार्ट फर्स्ट का बचा हुआ करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में ये 3 पार्ट फर्स्ट का, 2 बी। नेक्स्ट क्लास में 3 पार्ट फर्स्ट के बचे हुए सवाल करेंगे, है ना। 3 पार्ट फर्स्ट के बचे हुए सवाल करेंगे, और मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि 2021 वाला जो पेपर है उसमें जो एओडी के सवाल पूछे गए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ना। तो 2021 वाले सवाल भी कर लेंगे अपन, 2 3 4 जो एओडी के डेफिनेट के सवाल आए हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। और ये बच्चे हुए सवाल भी करेंगे 3 पार्ट फर्स्ट। भाई 30 तक तो अपन कर ही चुके हैं, 15 16 सवाल और होंगे इसमें मेरे हिसाब से, 45 46 सवाल है। तो ये अपन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग चल रही है ना। फिर अपना डिफरेंशियल, चलो अब फटाफट क्लास नोट्स निकालो। 10 15 मिनट का एक टॉपिक पढ़ाना है, छोटा सा वो पढ़ाऊंगा, जल्दी से क्लास नोट्स निकालो। अपन पढ़ रहे थे बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटा सा टॉपिक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लिखो बेटा function which satisfying the given differential equation, function which satisfying the given differential equation। हाँ, ऑर्डर डिग्री तो अपन ने सीख लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो इसमें लिखो फंक्शन विच सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन, फंक्शन विच सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बहुत सीधी सी डेफिनेशन है बेटा, सॉल्यूशन की बहुत सीधी सी। भाई अपन जानते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक है कोई, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगी वो उसका सॉल्यूशन है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन चूंकि फंक्शनल इक्वेशन होगी, तो जो फंक्शन उसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो दोबारा बोल रहा हूँ, क्या लिखना है, फंक्शन विच सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट सॉल्यूशन, फंक्शन which satisfying the given differential equation is called its solution, function which satisfying the given differential equation is called its solution, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो दो तरह के सॉल्यूशन जनरली हमें देखने को मिलेंगे, दो तरह के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। एक होगा जनरल सॉल्यूशन
और एक होगा बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पहले जनरल सॉल्यूशन में लिखो, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, पहले जनरल सॉल्यूशन में लिखो। सॉल्यूशन विच कंटेन arbitrary constant, जनरल सॉल्यूशन में लिखना है बेटा, सॉल्यूशन विच कंटेन arbitrary constant, सॉल्यूशन विच कंटेन arbitrary constant, arbitrary constant के ब्रैकेट में लिखो exactly same as order of differential equation, exactly same as order of differential equation, कोष्टक बंद। क्या मैंने बोला? solution which contain arbitrary constant, solution which contain arbitrary constant bracket ब्रैकेट में क्या लिखना है? exactly same as order of differential equation, exactly same as order of differential equation, ब्रैकेट बंद, is called general solution, is called general solution। भाई वो सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 है और उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आते हैं वो जनरल सॉल्यूशन। फिर लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिखना है बेटा, सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्री कांस्टेंट टेक, solution in which arbitrary constant take their particular value, solution in which arbitrary constant take their particular value, solution in which arbitrary constant can take their particular value is called particular solution, is called particular solution, solution in which arbitrary constant can take their particular values is called particular solution। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब आर्बिट्री कांस्टेंट अपनी पर्टिकुलर वैल्यू ले ले। जैसे आप ऐसे समझो, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे, उसमें सी आता था। अब कई सवाल ऐसे होते थे कि जिसमें हमें सी की वैल्यू निकाल लेनी होती थी, वो एक इन्फॉर्मेशन दे देता था एफ ऑफ 1 बराबर 2, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके क्या कर देते थे, सी निकाल लेते थे। बस ऐसे ही आर्बिट्री कांस्टेंट जो होंगे उनकी जो वैल्यू निकाल ली जाएगी और वो पुट कर दी जाएगी, तो सॉल्यूशन क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सीधी सी अभी मैं एग्जांपल लूंगा, फिर मीनिंग समझा दूंगा। तो ये लिख लिया आपने, डेफिनेशन लिख ली। तो सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? हाँ, जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट बंद, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, वेरीफाई दैट, एक सवाल लिखिए, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन आर सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन आर सॉल्यूशन ऑफ corresponding differential equation, given verify that given function are the solution of corresponding differential equation, are the solution of corresponding differential equation। जैसे एक मैंने लिख दिया y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, एक ये सॉल्यूशन है y इक्वल टू mx, और एक बेटा मैंने लिख दिया xy इक्वल टू ln y। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना? और एक मैंने लिख दिया बेटा वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। तो अब पहले मैं समझाता हूँ, देखो जो लिखा उसका मतलब समझो। जैसे आप इस फंक्शन में देख रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, ए और बी, ये तो फंक्शन, ये आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहा है एम। आर्बिट्री कांस्टेंट वर्ड आपने सुन रखा है, लोकस वगैरह हमने सवाल किए थे कोनिक सेक्शन में। तो कोनिक सेक्शन में जब हम लोकस निकालते थे तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देते थे, है ना? आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देते थे, वही वाला। अब जैसे यहाँ पे आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है, अब इसमें यहाँ पे कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, तो ये मतलब
पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ ये आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे इसका ऑर्डर 1 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 1, तो यहाँ देखो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है 8। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ देखो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 2। ये उस लैंग्वेज का मतलब डॉक्यूमेंट था कि कहीं ना कहीं आर्बिट्री कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपका पता है सॉल्यूशन है, कैसे प्रूव करना है, तो बहुत आसान काम है। जैसे मैं फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन है। तो देखो, अगर आप बोर्ड वगैरह में कभी करना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसे करें कि जैसे y आपको दे दिया a cos x प्लस b sin x, ठीक है, आप dy बाई डी एक्स निकाल लें, कितना होगा माइनस के a sin x प्लस b cos x। अगेन आप डबल डेरिवेटिव निकाल लें, ज्यादा ना सोचें, a cos x माइनस b sin x, ज्यादा नहीं सोचना है आपको, आपको बस ये निकाल लेना है। और ये सब वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू निकाल के आपको बस इसमें पुट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ऐसे कैसे, कुछ सोचना विचारना नहीं है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आपने वैल्यू डाल दी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के ए कॉस एक्स माइनस के बी साइन एक्स, वाई की वैल्यू डाल दी बेटा आपने ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, आपने देखा कि यार ये सब कैंसिल हो गया, 0 बराबर राइट हैंड साइड। तो आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस मेथड में कोई बुराई नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, बोर्ड वगैरह में तो इसी तरह प्रूव करते हैं। हालांकि इस तरह के सवाल मेंस एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं, वहां पे तो इक्वेशन को सोल्व करना बताया जाता है, इक्वेशन को सोल्व करना बताया जाता है। है ना, चलिए अब ये आपने लिख लिया, इसको लिख लिया हो तो डन बोले बेटा, इसको लिख लिया हो तो डन बोले, है ना, इसको लिख लिया हो तो डन बोले। अब ये तो मैंने आपको सीधा सीधा तरीका समझा दिया। हालांकि अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये जरूरी नहीं, हम अगर हम देखें तो इसको बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि अगर अब आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये कितना बन गया बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ये ऐसे भी। पर ऐसा हर बार नहीं होगा कि हम सोल्व करते जाएं और ऑटोमेटिक आंसर आ जाए, ऐसा हर बार नहीं होगा कि हम सोल्व करते जाएं और ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाए। तो अगर दिख रहा है कि हो रहा है तो कर दो, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें सारी वैल्यू डाल दो और राइट हैंड साइड बना दो। ये हो ही रहा होगा, इसको सेटिस्फाई करके बता दो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही इक्वेशन आ जाती है। आप इसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो यही इक्वेशन आएगी। जैसे मान लीजिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, कहीं ना कहीं 1 वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई डी वाई बाई डी। तो ये y हो गया, ये उधर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 1 बाय वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो गया वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो यही तो दे रखा है, बस यही तो इंटीग्रेट करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बार यस और नो बोल दीजिए। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं पड़ रही है अपने, ये तो बस वैसे ही मैंने तुम्हें करा दिया है ना, तो क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी एक एक्सरसाइज है, 9.2 एक्सरसाइज है ना, 9.2। कर चलिए बहरहाल आज मैं यहीं तक रखता हूँ, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल टेस्ट है अपना, है ना। हाँ 9.2 ये तो कल टेस्ट है अपना, तो अब आज ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, टेस्ट में वैसे भी अपना डेफिनेट तक आ रहा है ना। तो यहीं तक रखते हैं, रिवीजन कर लो अच्छे से, है ना। और रिवीजन ही है बेटा, टिप्स तो एक ही है, जितनी चीजें आप
ऑफलाइन में भी यहीं तक पढ़ाया था बेटा, आगे पीछे नहीं रखता हूँ मैं, बराबर ही चलाता हूँ, लगभग सेम चीजें पढ़ाता हूँ सब, है ना। तो आप चाहें तो 9.2 तक का काम कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से लीजिए, है ना। वो शीट अपन जरूर एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे, है ना। शीट अपन एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट पूरा करेंगे। नहीं, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों ही है बेटा टेस्ट के सिलेबस में, है, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों ही। चलिए बेटा, फिर बेस्ट ऑफ लक, है ना, अच्छे से टेस्ट देना कल, है ना। चलो ठीक है फिर, चलो तो मिलते हैं फिर मंडे को, है। हाँ बेटा देखो, मेन चीज रिवीजन होती है, जितना आप रिवीजन करोगे ना आउटपुट उतना ही बढ़िया आएगा, क्योंकि रिवीजन करोगे चीजों को पहचानोगे। आप देखो एडवांस के सवाल जो पहचान जाता है ना उसके सोल्व भी हो जाते हैं, है ना, और जो पहचान नहीं पाता ना सवाल को सोल्व भी नहीं हो पाता, तो चीजों को पहचानने की कोशिश करो, है ना, पहचानने की कोशिश करोगे फायदा है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक, क्लोज करें मीटिंग, बाय, मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक, है ना, टेस्ट अच्छे से देना। चलो ठीक है।